My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों में आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, अर्थात जो क्रियात्मक अनुसंधान के शोध प्रतिवेदन बनाए जाते हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, अर्थात शोध प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। अर्थात आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक अच्छे शोध प्रतिवेदन के कौन कौन से गुण होते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। विद्यार्थियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आज पढ़ना है। आज शोध प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं, जो भी हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं उसके क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं या एक अच्छे शोध प्रतिवेदन के क्या गुण होते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट या क्रियात्मक अनुसंधान के शोध प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जो क्रियात्मक अनुसंधान की या एक अच्छे शोध प्रतिवेदन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। मेन फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च रिपोर्ट आर फॉलोइंग। द फर्स्ट वन, जो पहला है, फर्स्ट वन इज द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस। जो रिसर्च रिपोर्ट है या शोध प्रतिवेदन है या शोध प्रबंध है वह हमेशा किस में लिखा जाता है? भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखते हैं भूतकाल में? क्योंकि जो रिसर्चर होता है पहले रिसर्च वर्क करता है, रिसर्च वर्क करने के बाद ही रिसर्च रिपोर्ट किया, मीन्स रिपोर्टिंग जो होती है कार्य करने के बाद या शोध कार्य करने के बाद होती है। इसलिए शोध प्रबंध किस में लिखा जाता है? पास्ट टेंस में लिखा जाता है, भूतकाल में लिखा जाता है। तो शोध प्रबंध भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। द रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दिस पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, माइन, वी, आवर्स etc आर नॉट यूज्ड। अर्थात जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो वहां पे जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, इन सब का प्रयोग वर्जित होता है, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखे आ रहा है। एग्जाम्पल है, रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि मैंने विद्यार्थियों की रचनाओं में ऐसे शब्दों का चयन किया जिनके वर्ण विन्यास में बहुधा त्रुटि होती है। I selected such words in the students writing which often have errors in their spelling। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने वर्ड है या आई वर्ड है इसको नहीं लिखना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए। तो यह क्या हो गया? यह एक अशुद्ध हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? इसमें मैंने आई को हटा दीजिए। विद्यार्थियों की रचनाओं में ऐसे शब्दों का चयन किया गया जिनके वर्ण विन्यास में बहुधा त्रुटि होती है। इन द स्टूडेंट्स राइटिंग सच वर्ड्स वर सेलेक्टेड हुज अल्फाबेट ऑफन कंटेन एरर्स। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने है, यहाँ पे मैंने नहीं है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं है। तो शुद्ध क्या होता है? जहां पर जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनका यूज नहीं किया जाता। तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करना है। रिसर्च रिपोर्ट जो हम लिख रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस जैसे मैं, हम, हमारा, आई, माइन, वी, आवर्स etc का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो अगली विशेषता है वो यह है कि जो भी रिसर्च रिपोर्ट हम बनाएं, जो भी रिसर्च रिपोर्ट लिखें, उसमें जो प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शोध के अनुरूप होनी चाहिए तथा अनावश्यक बातों का, अनावश्यक शब्दों का, अनावश्यक वाक्यों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। द लैंग्वेज शुड यूज्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, clear and in accordance with the research, and the unnecessary words and sentence are not used। जो unnecessary sentences होते हैं, unnecessary words होते हैं, उनका हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए वह सरल, स्पष्ट और शोध के अनुरूप होनी चाहिए। It should be simple, clear and in accordance with the research। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 4, जो क्वालिटीज है, जो चौथी विशेषता है एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की, वो यह है कि इसमें जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है उसमें वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता तथा यथार्थता होती है। देयर इज ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एंड एक्यूरेसी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स।
एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जो भी अपने रिसर्च के दौरान जो भी डेटा पाता है, जो भी फैक्ट्स पाता है, उसको पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करता है, पूरी इम्पार्शियलिटी के साथ या निष्पक्षता के साथ प्रेजेंट करता है। जो एक्यूरेट डेटा हो, जो एक्यूरेट फैक्ट्स हो, उसी को हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। उसमें कोई हमारी व्यक्तिनिष्ठता नहीं आनी चाहिए। तो एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट होता है, उसके प्रेजेंटेशन में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता तथा यथार्थता होती है। देयर इज ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एंड एक्यूरेसी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो अगली विशेषता है वह यह है कि इसमें सामान्यतः संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु यदि किसी संदर्भ को बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति में क्या यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, या चित्र यूज करते हैं, फिगर्स यूज करते हैं, या पिक्चर्स यूज करते हैं। तो सामान्यतः संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यदि कोई कंटेक्स्ट है, कोई संदर्भ है जो कि बार बार आ रहा है, बार बार उसके बारे में लिखना है, तो वहां पे हम टेबल का, चित्र का या फिगर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब्रिविएटेड वर्ड्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन दिस, बट इफ देयर इज अ नीड टू गिव any reference or any context repeatedly, then in that case it can be used in the form of the tables or pictures. Now the next point, next characteristics, प्रतिवेदन का शीर्षक हमेशा कैसा होना चाहिए? प्रतिवेदन का शीर्षक हमेशा संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। तो प्रतिवेदन का शीर्षक संक्षिप्त एवं सटीक होता है तथा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, उस शीर्षक से ही पाठक को, जो भी उसका अध्ययन करता होता है, उसको अध्ययन के उद्देश्य, उसमें अध्ययन किए जाने वाले विभिन्न चर, न्यायादर्श, विधि एवं विश्लेषण का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन का जो टॉपिक होता है, जो टाइटल होता है, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से सटीक होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट शुड बी short and precise and should be written in the capital letters or in block letters. From the title itself, the reader gets to know the purpose of the study, various variables to be studied, simple methods and analysis. यहाँ पे जो टाइटल्स लिखा है कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है, या फिर जो बिग फॉन्ट्स भी हो सकता है, कि हम बिग फॉन्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, बड़े फॉन्ट्स का, बिग फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं, या कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम स्मॉल लेटर्स में या सेंटेंस के केस में लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो वहां पे हम जो हमारा फॉन्ट्स होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो शीर्षक जो है हमेशा क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट और सटीक या प्रिसाइज होना चाहिए तथा इसे बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ द रीडर गेट्स टू नो द पर्पस ऑफ द स्टडी, वेरियस वेरिएबल्स टू बी स्टडीड, सिंपल मेथड्स एंड एनालिसिस। अर्थात टाइटल से ही एक रीडर्स को, एक अध्ययनकर्ता को ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि यह जो शोध है, यह जो रिसर्च है, इसमें कौन कौन से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और इसका सिंपल मेथड से एनालिसिस कैसे किया गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी पता चल जाता है, पर्पज का पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज द प्रत्येक सोपान के शीर्षक एवं उपशीर्षक व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप में दिए जाते हैं। द हेडिंग एंड सब हेडिंग्स ऑफ ईच स्टेप्स आर गिवन सिस्टमैटिकली एंड क्लियरली। जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी सब पॉइंट्स और सब पॉइंट्स होते हैं, वो पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से हम अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं। द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ ईच स्टेप आर गिवन सिस्टमैटिकली एंड क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अनुसंधान से संबंधित सारणी, रेखाचित्र आदि उपयुक्त स्थानों पर शोध प्रबंध में दिए जाते हैं। कोई भी रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें जो है हम टेबल्स, डायग्राम्स, ये सब चीजें डालते हैं। इनसे क्या हो जाता है कि जो कंसेप्ट्स होता है या जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, उसके बाद से जो हमें पता चल रहा हो तो थोड़ा उसमें क्लैरिटी आ जाती है। तो हमेशा टेबल्स का, डायग्राम्स का यूज आप कर सकते हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। तो अनुसंधान से संबंधित सारणी, रेखाचित्र आदि का उपयुक्त स्थानों पर शोध प्रबंध में प्रयोग किया जाता है। टेबल्स, डायग्राम्स इट इज रिलेटेड टू रिसर्च आर गिवन एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द थीसिस और रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, अनुसंधान के निष्कर्ष उपकल्पनाओं के संबंध में ज्ञात किए जाते हैं और पहले हो चुके संबंधित अनुसंधान से समर्थित होने चाहिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान देना चाहिए सभी रिसर्चर को, कि जो भी हम रिजल्ट्स लिखते हैं या कंक्लूजन्स लिखते हैं, रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स लिखते हैं, उसमें जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है, जो भी हमारी परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं होती हैं, उन्हीं हाइपोथेसिस या उन्हीं उपकल्पनाओं के संबंध में हम
कंक्लूजन लिख रहे होते हैं या रिजल्ट्स लिख रहे होते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो हम सपोर्ट करते हैं, वो जो हमारा रिव्यू होता है, जो रिसर्च रिव्यू हम करते हैं या जो पहले हो चुके अनुसंधान होते हैं, उससे हम समर्थित करते हैं कि पहले ये अनुसंधान हुआ था, वहां पे ऐसे रिपोर्ट पाएगा, और हमारा जो रिसर्च है इस क्षेत्र में यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के रिपोर्ट्स पाए जा रहे हैं। तो अनुसंधान के जो निष्कर्ष हैं वो परिकल्पना या उपकल्पनाओं के संबंध में ज्ञात की जाते हैं और पहले हो चुके संबंधित अनुसंधान से समर्थित भी होने चाहिए। Research findings are made in relation to the hypothesis and should be supported by related research that has been already been done. Next point number 10. एक अच्छे शोध प्रबंध में उसका सारांश दिया होता है जिससे पाठक को दिए गए शोध का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट से मानते हैं जिसके लास्ट में क्या दिया हो, उसका समरी दिया हो, उसका सारांश दिया हो, जिससे कि जो भी उसको पढ़े, समरी पढ़ ले तो उसको उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। इन अ गुड रिसर्च पेपर और रिसर्च रिपोर्ट इट्स समरी इज गिवन सो दैट द रीडर गेट्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ द गिवन रिसर्च। एक अच्छा जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें उसका समरी भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक शोध प्रतिवेदन में सामग्री में शोध के लेखकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। ध्यान दीजिए, हम हमेशा ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं किसके प्रति, जो भी हमारा जो रिसर्च है इसमें जो जिसका भी सहयोग होता है, जिसका भी मार्गदर्शन मिला होता है हमको, उन सभी का हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। या जो रिसर्च रिपोर्ट को लिखने में जो टाइपिस्ट होते हैं या जो अन्य लोग होते हैं, उनका भी हम क्या करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो शोध प्रतिवेदन होता है उसमें जिन्होंने हमें इस रिसर्च को या शोध कार्य को करने में मदद किया, सहायता किया या मार्गदर्शन किया, साथ साथ जो हमें डेटा कलेक्शन में हमारी जिसने मदद की है, और साथ ही साथ जो रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहा है तथा शोध का जो टाइपिस्ट है या लेखक है, उन सभी के प्रति हमको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इन द रिसर्च रिपोर्ट ग्रेटिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड टू द ऑथर्स ऑफ द मटेरियल और रिसर्च। जिसका भी हमने मटेरियल यूज किया है या जो भी हमारे शोध कार्य में सहयोग करता है, जो भी हमारा मार्गदर्शन करता है, जो सहायता करता है शोध कार्य में या डेटा कलेक्शन में सहायता करता है, उन सभी के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए अपने रिसर्च रिपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज शोध प्रतिवेदन में संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस दिए जाते हैं। आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठा के देखिए, उसके लास्ट में रेफरेंसेस दिए गए होते हैं। संदर्भों या रेफरेंसेस के अंतर्गत वे ग्रंथ, लेख, दस्तावेज व हस्तलिपियां शामिल की जाती हैं जिनका उपयोग अनुसंधानकर्ता ने अपने शोध कार्य को पूरा करने में शोध प्रबंध को लिखने में किया है। आमतौर पर इस प्रकार के संदर्भों को हम बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची की तहत प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट बनेगा उसके लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस या संदर्भ ग्रंथ सूची लिखते हैं। और उस संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या लिखा जाता है, जो भी हमने लेख पढ़े हैं, जो भी हमने दस्तावेज पढ़े हैं, जो भी ग्रंथ पढ़ा, जो भी हमने थीसिस पढ़ा, जो भी हमने डिसर्टेशंस पढ़ा, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े, जर्नल्स में जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं उसको पढ़ा, उन सभी को हम क्या करते हैं, अपने बिब्लियोग्राफी में या रिसर्च के रेफरेंसेस में डालते हैं, वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेफरेंसेस आर गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट अंडर रेफरेंसेस दोज बुक्स, जो भी हमने किताबें पढ़ी होंगी, दोज बुक्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इंक्लूडेड which the researcher has used in completing his research and writing the dissertation or project. Usually these types of references are displayed under बिब्लियोग्राफी। इसको हम अधिकांशतः बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। और क्या कि जो बुक्स पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ा, इन सब का प्रयोग इन सबको हम रिसर्च रेफरेंस में या संदर्भ ग्रंथ सूची में दिखाते हैं। जहां से भी हमने अध्ययन किया है, जो भी पत्र पत्रिकाएं हमने पढ़ी हैं, लेख पढ़े हैं, दस्तावेज पढ़े हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े हैं, सबको हम अपने रिसर्च रेफरेंसेस में बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत दिखाते हैं लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, शोध के परिशिष्ट में जिन प्रमाणों, आंकड़ों, अन्य आदर्श की आवश्यकता होती है उससे लिखे जाते हैं। द एविडेंस, डेटा एंड सैंपल्स रिक्वायर्ड आर गिवन इन द अपेंडिक्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके लास्ट में हम अपेंडिसेस लिखते हैं, अपेंडिक्स लिखते हैं। तो उस अपेंडिक्स में जो भी हमारे पास एविडेंसेस थे, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है या जो भी सैंपल से रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम सब कुछ अपेंडिसेस में, अपेंडिक्स में या परिशिष्ट में लगाते हैं। जैसे हम जो भी क्वेश्चनर यूज किए होते हैं तो एक ब्लैंक क्वेश्चनर लगा सकते हैं, जो भी एटीट्यूड स्कूल यूज किए होते हैं उस एटीट्यूड का ब्लैंक लगा सकते हैं, और साथ ही साथ एक भरा हुआ भी लगा सकते हैं। जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको भी हम
लास्ट में उसका विवरण दे सकते हैं। जो भी हमारा सैंपल है यानी अदर्स, उसका भी हम एक लिस्ट या सूची बना करके अपने अपेंडिक्स में लगा सकते हैं। तो अपेंडिक्स में ये सारी सूचनाएं दी जाती हैं, अर्थात जो भी एविडेंस, डेटा, सैंपल्स आदि होते हैं उनको हम अपेंडिक्स या शोध के परिशिष्ट में लिखते हैं, लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 14, अच्छे शोध प्रबंध में आगामी अध्ययन के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। एक अच्छा शोध प्रबंध वही माना जाता है जिसमें उस शोध से संबंधित आगामी मीन्स आने वाले समय में क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है उसके लिए सजेशंस भी होता है। सजेशंस फॉर द फ्यूचर स्टडीज आर आल्सो गिवन इन गुड रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट्स। तो एक अच्छा रिसर्च पेपर या एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट उसी को मानते हैं जिसमें कि सजेशंस फॉर द फ्यूचर स्टडीज या आगामी अध्ययन के लिए सुझाव भी होता है। तो एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में अनुसंधानकर्ता को आगामी अध्ययन हेतु सुझाव भी देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिसर्च रिपोर्ट हम टाइप कराते हैं उस टाइप कराने के लिए कुछ फॉन्ट साइज निर्धारित हैं, कुछ पेपर के साइज निर्धारित हैं। तो शोध प्रबंध का टंकण या टाइपिंग प्रमाणिक नाप के कागज पर नियमों के अनुसार ही किया जाता है। नियमों से प्राय है कि कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, क्या फॉन्ट का साइज होगा, ये सब चीजें जो है निर्धारित है। जो पूर्व निर्धारित है, पेपर का साइज, टाइपिंग का फॉन्ट, स्टैंपिंग की साइज, उनके अनुसार ही हमें टाइपिंग करना चाहिए, शोध प्रबंध का टंकण करवाना चाहिए। तो टाइपिंग ऑफ द रिसर्च पेपर इज डन एज पर द रूल्स ऑन स्टैंडर्ड मेजरिंग पेपर। तो इस तरह से जो भी हम अपना रिसर्च रिपोर्ट टाइप कराते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी संस्थान से के अंतर्गत हम अपना रिसर्च का कार्य कर रहे होते हैं, शोध कार्य कर रहे होते हैं, वहां का कुछ मानक होता है। उस मानक के अनुसार ही हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट को टाइप कराना चाहिए, लिखना चाहिए या प्रिंट करा उसको टंकण कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक अच्छे शोध प्रतिवेदन में स्पष्ट चिंतन का संबंध तर्क संगत सामग्री के आयोजन, ठोस व्याख्या, प्रभावशाली लेखन में प्रकट होनी चाहिए। इन अ गुड रिसर्च report, clear thinking should be reflected in the organizing of logical content, solid explanation and effective writing। अर्थात एक अच्छा शोध प्रतिवेदन उसी को माना जाता है जिसमें जो प्रेजेंटेशन है उससे से पता चल जाए कि क्या इसके बारे में, किस बारे में रिसर्च हुआ, मीन्स स्पष्ट चिंतन जो है उसमें दिखाई देता है। जो हम कंटेंट्स लिखते हैं उसमें जो एक लॉजिकल मैनर में लिखते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो और उसका अध्ययन करे। इन अ गुड रिसर्च रिपोर्ट क्लियर थिंकिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल कंटेंट्स। जो भी हम कंटेंट लिख रहे होते हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट में, वो उसमें एक तर्क संगतता होनी चाहिए। तो लॉजिकल कंटेंट, सॉलिड एक्सप्लेनेशन एंड इफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए हमारे रिसर्च रिपोर्ट की। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक उत्तम शोध प्रबंध या एक उत्तम शोध प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण जो गुण है वो कौन कौन से हैं। एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, मीन्स अर्थात उसमें जो है स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सुगमता और श्रेष्ठता तथा अभिव्यक्तिकरण की वस्तुनिष्ठता जैसी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इन दिस वे अ गुड रिसर्च रिपोर्ट has characteristics like clarity, simplicity, ease, excellence and objectivity of the expression। मीन्स एक अच्छा शोध प्रबंध या एक अच्छा शोध रिपोर्ट हम उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो कि क्लैरिटी हो या स्पष्टता हो, सरलता हो, सुगमता हो, श्रेष्ठता और अभिव्यक्तिकरण की वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो रिसर्चर हो ऑब्जेक्टिव होकर के, वस्तुनिष्ठ होकर के रिसर्च रिपोर्टिंग करता है, तभी उस रिसर्च के मायने भी होते हैं, तभी उसका जो भी रिजल्ट्स आता है वो प्रभावी भी होता है और उसका कोई न कोई जो है इम्प्लीकेशंस हो सकता है। यदि उसमें आपके सब्जेक्टिविटी, आपका जो व्यक्तिनिष्ठता है वो आ जाता है, तो उसका जो रिसर्च का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो प्रभावित हो जाता है। तो कभी भी हमको अपना सब्जेक्टिविटी या प्रेजुडिस से प्रभावित होकर रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर के हमें रिसर्च रिपोर्ट लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तम शोध प्रबंध में स्पष्टता, सरलता, सुगमता, श्रेष्ठता तथा अभिव्यक्तिकरण की वस्तुनिष्ठता जैसी विशेषताएं होती हैं। दिस वे अ गुड रिसर्च रिपोर्ट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, ईज, एक्सीलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि एक अच्छा जो शोध प्रतिवेदन होता है, रिसर्च रिपोर्ट होता है, उसके कौन कौन सी मेन फीचर्स है, की फीचर्स या कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। चलिए कुछ इन्हीं क्वालिटीज के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, एक्सरसाइज है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, शोध प्रबंध लिखा जाना चाहिए। द रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी रिटन इन द, ऑप्शंस है आपके प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या ऑल ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। शोध प्रबंध किस में लिखा जाना चाहिए? शोध प्रबंध हमेशा
पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, उत्तम शोध प्रबंध की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट इज, जो एक उत्तम शोध प्रबंध हम कह रहे हैं उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट ए, अस्पष्टता, सरलता, सुगमता, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी इज। बी है सिंप्लिसिटी इज एक्सलेंस, सरलता, सुगमता, श्रेष्ठता। और सी है सुगमता, श्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता इज एक्सलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो डी से जितनी भी ऑप्शंस दिए गए सभी जो है क्या होने चाहिए, जितने भी क्वालिटीज दिए गए सभी एक अच्छे रिसर्च रिपोर्ट में होने चाहिए। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, इट विल बी द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है शोध प्रतिवेदन में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में होती है। इन रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इज। ऑप्शंस आर ए, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, बी, निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी, सी, यथार्थता या एक्यूरेसी, एंड डी, उपयुक्त सभी है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक अच्छे शोध प्रतिवेदन में जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी होती है, एक्यूरेसी या यथार्थता होती है। इस तरह से डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत शोध प्रतिवेदन, एक अच्छा जो शोध प्रतिवेदन होता है, एक गुड रिसर्च रिपोर्ट जो होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा किया और उसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने अभ्यास कार्य के रूप में या मूल्यांकन के रूप में भी देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।